Hi everyone, I'm Ravneet. So today we will be starting with community medicine important topics. So in this video we will be covering tetanus, yellow fever, rickettsia, leprosy, STD and HIV. So let's get started. So this video is not detailed. We will cover only the important topics. तो जो भी important topics पेपर में आते हैं सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में हम वही सब पाक से करेंगे. तो सबसे पहले भी टेटनस. सो टेटनस में मेनली 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पहला इस एलिमिनेशन, देन वी हैव टेटनस की वैक्सीन एंड देन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ टेटनस इन द wounded. तो स्टार्टिंग विद मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस एलिमिनेशन इन इंडिया. तो इंडिया में बहुत सारी स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट की गई है. टेटनस मतलब जो भी जिनको अगर टेटनस हुआ है या कोई वूंड हुआ है तो उनमें वैक्सीन देने के लिए एंड मतलब जितना भी क्लीन डिलीवरीज हो तो उन सब में बहुत सारी स्ट्रेटजीज इंडिया में इम्प्लीमेंट की गई है. तो टू कंट्रोल नियोनेटल टेटनस इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने WHO इंडिया एंड यूनिसेफ और बाकी के और बहुत पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करके कुछ स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, जिनमें से पहली है कि WHO रिकमेंडेड जो हाई रिस्क अप्रोच है उसके थ्रू जो टेटनस टॉक्सॉइड की इम्यूनाइजेशन की कवरेज है उसको एक्सेलरेट किया जाए, प्रेग्नेंट वुमेन की इम्यूनाइजेशन हो एंड जो चाइल्ड बियरिंग एज जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो चाइल्ड बियरिंग एज के वुमेन हैं उनमें सप्लीमेंटल टेटनस टॉक्सॉइड की इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ हो. सेकेंड इज़ कि जो भी ANC में प्रेग्नेंट वुमेन आ रही है उनकी टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन हो, वैक्सीनेशन हो. थर्ड, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ का प्रमोशन हो एंड इंस्टीट्यूशनल स्टे हो फॉर 48 आवर्स एंड जो डिलीवरी है इट मस्ट बी डन थ्रू ट्रेनिंग ऑफ ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स. देन फोर्थ है कि देयर मस्ट बी इंटेंसिव कम्युनिकेशन प्रोग्राम जो टारगेट करेगी कम्युनिटीज़ को टू रिड्यूस द हार्मफुल कोड केयर प्रैक्टिसेस. तो देयर मस्ट बी 5 क्लीन का प्रमोशन, हैंड को क्लीन करना, डिलीवरी सरफेस को क्लीन करना, जिस इंस्ट्रूमेंट से अम्बिलिकल कोड कट हो रही है उसको क्लीन करना, कोड का टाई को क्लीन करना एंड केयरिंग ऑफ अम्बिलिकल कोड. तो क्यों इन सबको क्लीन क्यों रखना है? क्योंकि अगर क्लीन नहीं रखा तो टेटनस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. एंड देन द फिफ्थ स्ट्रेटजीज़ कि जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स है हर एक प्रेगनेंसी के लिए उनको डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स दी जाए. तो ये 5 स्ट्रेटजीज़ है जो इंडिया में इम्प्लीमेंट की गई है नियोनेटल टेटनस को कंट्रोल करने के लिए. तो अगर हम इसे अब हम याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले है इम्यूनाइजेशन. ठीक है, इम्यूनाइजेशन मतलब हाई रिस्क अप्रोच से मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को करनी है और हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स में चाइल्ड बियरिंग एज की वुमेन को. सेकेंड इज़ जो भी ANC में आ रहा है उनको वैक्सीनेट करना है. थर्ड इज़ कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए. फोर्थ इज़ कि सब कुछ क्लीन होना चाहिए, 5 क्लीन्स. एंड फिफ्थ इज़ डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स. नाउ वी नो कि 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का लॉन्च हुआ था. उस हेल्थ मिशन के लोन से भी ये जो 5 इनिशिएटिव्स हैं इनको काफ़ी प्रमोशन मिला है. एंड जो क्लीन डिलीवरी को इम्प्रूव करने की जो स्ट्रेटजीज़ है उनमें क्या क्या आता है. पहला है हमारा जननी सुरक्षा योजना. जननी सुरक्षा योजना क्या है? एक कैश ट्रांसफ़र स्कीम है जो कि वुमेन को इंकरेज करती है कि वो बर्थ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करे. और कौन सी इंटरवेंशंस है जो कि टेटनस टॉक्सॉइड की प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करती है और mortality को कम करती है, विच कम अंडर NRHM. इन सब में क्या आता है? पहला है कि जो भी विलेज है उसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन डेज़ होते हैं, तो वो जो डेज़ है उनमें आउटरीच सर्विसेज को एक्सटेंड किया जाए, उसमें वैक्सीनेशन को इंक्लूड किया जाए. वैक्सीनेशन किसकी? चिल्ड्रन, एडोलसेंट और प्रेग्नेंट वुमेन की.
एंड सेकेंड, जो भी स्किल बर्थ अटेंडेंस है उनके लिए 3 वीक रिफ्रेशर, इंटेंस रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो। थर्ड इज़ कि जो भी सिलेक्टेड सब सेंटर है और CHC है उनमें 24 आवर सर्विसेज हो 7 डेज़ पर वीक, मतलब 24/7 सर्विसेज हो ऑब्स्टेट्रिक एंड नियोनेटल केयर की। फोर्थ, जो फैसिलिटी बेस्ड नियोनेटल केयर है उसे स्ट्रेंथन अप करना है। कैसे? जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे डिलीवरीज़ होती है वहाँ पे न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर्स बनाने चाहिए और स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाना चाहिए और फर्स्ट रेफरल यूनिट में न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट बनाना चाहिए। फिफ्थ क्या है कि जो भी आशा वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स की एंगेजमेंट जो भी ये डिलीवरीज वगैरह है उसमें बढ़ानी चाहिए। तो ये क्या है, हमारी 5 चीज़ें हैं जिनमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक मतलब टेटनस टॉक्सोइड की इम्यूनाइजेशन के बारे में हम बता रहे हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज पे ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड नियोनेटल केयर के जो भी सेंटर्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं एंड आशा वर्कर्स को एंगेज कर रहे हैं। तो इन सभी जो भी ये सारी इंटरवेंशंस थी, इससे सेफ़ डिलीवरीज़ का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ा है। एंड उसके बाद 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ था, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। एंड इन सब से क्या हुआ है कि जो MNT केसेस है, जो मैटरनल नियोनेटल टेटनस के केसेस हैं उनमें सब्सटेंशियल डिक्लाइन देखी गई है। 2014 में जो 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ है उनमें से 30 को वैलिडेट कर दिया था कि दे हैव अचीव्ड MNT एलिमिनेशन। और 2015 में इंडिया was officially certified as achieving maternal and neonatal elimination. So this is about maternal and neonatal tetanus elimination in India. नेक्स्ट इज़ वैक्सीन। तो वैक्सीन में टेटनस टॉक्सोइड के बारे में क्वेश्चन आता है। मोनोवेलेंट वैक्सीन है एंड ये क्या है, ये टॉक्सोइड है, मतलब प्लेन टॉक्सोइड क्यों है, क्योंकि स्टिमुलेट करती है एक बहुत ही ज़्यादा और लॉन्गर लास्टिंग इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देन प्लेन टॉक्सोइड। तो ये क्या है, लार्जली सप्लेंटेड प्लेन टॉक्सोइड। लेकिन दोबारा लेट्स डू इट अगेन। पहले हम देते थे प्लेन टॉक्सोइड, अब हम देते हैं प्योरीफाइड टेटनस टॉक्सोइड क्योंकि वो ज़्यादा और लॉन्गर लास्टिंग रिस्पॉन्स देती है। लेकिन अब हम प्लेन टॉक्सोइड का क्या करते हैं, आजकल हम उसे यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बूस्टर इंजेक्शन, जब हमें रैपिड प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो अब इसका डोज क्या है, जो प्राइमरी कोर्स है उसमें हम 2 डोज देते हैं टेटनस टॉक्सोइड के। हर एक डोज 0.5 ml का होता है। कहाँ पे देते हैं, आर्म में, गिवन एट द इंटरवल ऑफ 1 to 2 months। जितना ज़्यादा इंटरवल होगा 2 डोजेस के बीच में उतना बेटर इम्यून रिस्पॉन्स होगा। जो पहला बूस्टर डोज है, मतलब कि थर्ड हो गया ऑर्डर में, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड देन फर्स्ट बूस्टर डोज, वो क्या है, इनिशियल 2 डोसेस के 1 साल बाद देना है। एंड तो अभी तक 3 डोज हो गए। अब फोर्थ डोज मतलब कि उस सेकेंड बूस्टर डोज है, या जैसे एडिशनल बूस्टर डोज कहते हैं, वो हम थर्ड डोज के 5 साल बाद देते हैं। तो मतलब पहला डोज दिया, फिर 1 महीने बाद दूसरा डोज दिया, फिर 1 साल बाद तीसरा डोज दिया, फिर 5 साल के बाद फोर्थ डोज दिया। तो अब अगर ये 4 पूरा हो गया तो उसके बाद ज़रूरत नहीं होती और किसी डोज की। और टेटनस टॉक्सोइड के बाद रिएक्शंस बहुत अनकॉमन होते हैं। एंड अगर रिफाइंड और एड्सॉर्ब टॉक्सोइड जैसे कि प्योरीफाइड टेटनस टॉक्सोइड हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें रिएक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड लेकिन अगर कोई हिस्ट्री है एलर्जी की तो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और जो प्योरीफाइड टेटनस टॉक्सोइड है इसकी स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है, बिटवीन 2 and 8 डिग्री सेल्सियस, और ये फ्रीज़ नहीं होना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट द वैक्सीन। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ टेटनस इन द वुंडेड। तो सभी वुंड्स मस्ट रिसीव सर्जिकल टॉयलेट।
तो अब 2 केस हो सकते हैं, या तो वुंड इज़ लेस देन 6 आवर ओल्ड, मतलब 6 घंटे पहले ही वुंड हुआ है, क्लीन है, नॉन पेनिट्रेटिंग है और नेग्लिजिबल टिश्यू डैमेज है, और अदर वुंड्स में इसके अलावा बाकी सारे वुंड आएंगे। इन सब में हम 4 कैटेगरीज बनाते हैं, ए बी सी डी। ए कैटेगरी का मतलब है कि पिछले 5 साल में टेटनस का इंजेक्शन लगा है। बी कैटेगरी में है कि पिछले 10 साल में लगा है। सी कैटेगरी में है कि 10 साल से भी ऊपर हो गया। डी कैटेगरी में कि हमें नहीं पता लगा है या नहीं लगा, या नहीं लगा कंफर्म है। तो अगर वुंड इज़ लेस देन 6 आवर ओल्ड तो ए कैटेगरी में कुछ भी नहीं और करना, बी और सी में 1 डोज देना है, डी में पूरा कंप्लीट कोर्स करना है। अदर वुंड्स में ए कैटेगरी में कुछ नहीं और देना, बी में टॉक्सोइड का 1 डोज, सी में 1 डोज और इम्यूनोग्लोबिन, डी में पूरा कोर्स कंप्लीट करना और एक इम्यूनोग्लोबिन देना। ओके, सो इसमें यही है कि इंजरी के बाद सबसे पहले जो वुंड है सबको थॉरली क्लीन करना है, सारी फॉरेन बॉडी सॉइल वगैरह सब कुछ निकाल देना है। तो इससे क्या होगा कि एनारोबिक कंडीशंस नहीं होंगी। अगर एनारोबिक कंडीशन होती है तो वो टेटनस के स्पोर की जर्मिनेशन को फेवर करती है। तो जब हम ATS देते हैं, ATS क्या है? टेटनस एंटीटॉक्सिन। तो ATS के साथ हम एड्रेनलिन सोल्यूशन देते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए, और IV इंजेक्शन के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। मतलब इनको अवेलेबल रखते हैं अगर कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो तो पहले चेक करने के लिए हम सबक्यूटेनियसली देते हैं, इंट्राडर्मिनल नहीं देंगे। हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को आधे घंटे तक कि कोई जनरल रिएक्शन तो नहीं हो। लोकल भी देखते हैं, जनरल भी देखते हैं। जनरल में कि पल्स में कोई चेंजेस, PP का कम होना, डिस्निया या डिस्ट्रेस। अगर कोई रिएक्शन है तो बाकी जितना भी एंटीटॉक्सिन है वो हम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रैक्शन में देंगे आफ्टर ट्रीटमेंट विद एड्रेनलिन। अगर एलर्जी की हिस्ट्री है, जैसे एस्थमा है, एक्सीमा है, तो क्या है कि ये टेस्ट करने से पहले भी पहले हम क्या करेंगे, हम डाइल्यूशन करेंगे, 1 डाइल्यूशन करेंगे, और अगर कोई रिएक्शन होता है तो हम ATS नहीं देंगे। तो हाँ, और एक चीज़ हमें नोट ये करनी है कि अगर एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन हुई पड़ी है तो भी टेटनस में ओकेजनली अक्कर, लेकिन फिर भी हमारी एम है कि हम जितना प्रोटेक्शन दे सके हम वो देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेटनस। टेटनस में ये 3 क्वेश्चंस ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेप्रेसी। तो लेप्रेसी हमें पता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी होती है। लेप्रोसी को हम ग्रोसली 2 तरह में डिवाइड कर सकते हैं, ट्यूबरकुलर लेप्रोसी और लेप्रोमेटस लेप्रोसी। सो जो लेप्रोसी है उसमें क्या होता है, अब लेप्रोसी को हम और 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। इट कैन बी पोसीबैसिलरी या मल्टीबैसिलरी। तो पोसीबैसिलरी में क्या होता है, 1 से 5 लीजन्स होंगे एंड मल्टी में 5 से ज़्यादा लीजन होंगे। पोसीबैसिलरी में नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, होगी तो सिर्फ एक ही होती है। मल्टीबैसिलरी में एक या एक से ज़्यादा नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है। तो क्योंकि नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है तो लेप्रेसी की एक कॉम्प्लिकेशन होती है डिसेबिलिटी। सो क्वेश्चन आता है इस डिसेबिलिटी के ऊपर। सो इट इज़ एस्टिमेटेड कि लेप्रेसी के 25% पेशेंट जो कि ट्रीट नहीं होते अर्ली स्टेज में, दे डेवलप एनेस्थीसिया या फिर हैंड एंड फीट की डिफॉर्मिटी। तो एज अ सिंगल डिसीज़ लेप्रेसी एक बहुत ही मतलब फोरमोस्ट कोर्स है डिफॉर्मिटी और क्रिपलिंग का। डिफॉर्मिटी क्यों हो सकती है, या तो डिसीज़ प्रोसेस से कि आईब्रोज का लॉस हो रहा है या फेशियल डिफॉर्मिटी हो रही है, या फिर क्योंकि नर्व इन्वॉल्व है तो किसी मसल का पैरालिसिस हो सकती है, या फिर हैंड और फीट में कुछ इंजरी या इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें क्या है कि अगर नर्व डैमेज हो रही है तो देयर कैन बी, अगर स्वेटिंग ख़त्म हो गई तो क्रैक और अल्सर हो सकते हैं। अगर सेंसेशन ख़त्म हो गई तो इंजरी की वजह से अल्सर हो सकते हैं। अगर मोटर फंक्शन का लॉस हो गया तो वीकनेस की वजह से कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। आई में क्या हो रहा है, अगर नर्व डैमेज है तो लैग ऑफ थैलेमस हो सकता है जिसकी वजह से कॉर्नियल अल्सर हो सकता है विच कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। सिमिलरली कॉर्नियल एनेस्थीसिया की वजह से भी हो सकता है। सो नाउ, कौन से पेशेंट हाई रिस्क पे होते हैं फॉर डेवलपिंग डिसेबिलिटी? जिनको मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी है,
या फिर जिनकी ऑलरेडी थिक कर्न या पेनफुल या टेंडर नर्व ट्रंक है, या फिर फेस पे स्किन लीजन्स हो रहे हैं एडोलसेंट प्रेगनेंसी या ओल्ड एज में, या फिर कोई इंटरकरेंट इन्फेक्शन है। स्टेजेस क्या होते हैं नर्व इन्वॉल्वमेंट के? पहला स्टेज है स्टेज ऑफ नर्व इन्वॉल्वमेंट। पहले क्या है, पहले तो नर्व इन्वॉल्व होगी, फिर वो डैमेज होगी और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो नर्व इन्वॉल्वमेंट में क्या, सबसे पहले क्या होगा, जो नर्व है वो थिक हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, लेकिन कोई लॉस ऑफ फंक्शन नहीं होगा, ये रिवर्सिबल है। स्टेज ऑफ नर्व डैमेज क्या है कि नर्व थिक तो हो गई, पेन भी हो रहा है, लेकिन अब लॉस ऑफ फंक्शन भी होगा। अगर 6 महीने में कोई एक्शन लिया जाए तो ये कंडीशन रिवर्सिबल है। थर्ड स्टेज ऑफ नर्व डिस्ट्रक्शन, इसमें क्या है कि नर्व फाइब्रोस, थिन और एट्रोफिक हो जाएगी एंड ये इरिवर्सिबल है। तो जो लेप्रोसी में डिसेबिलिटी होती है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, ये होता है नर्व डैमेज की वजह से कि लॉस ऑफ सेंसेशन, पैरालिसिस। सेकेंडरी होता है एज अ रिजल्ट ऑफ नेग्लेक्टेड प्राइमरी डिसेबिलिटी, जैसे कि अल्सर या कॉन्ट्रैक्चर, जैसे हमने इधर किया था। लॉस ऑफ स्वेट, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन इज प्राइमरी, अल्सर एंड कॉन्ट्रैक्चर आर सेकेंडरी। तो अब डिसेबिलिटी और डिफॉर्मिटी में क्या डिफरेंस है? डिसेबिलिटी मतलब एबिलिटी का ना होना, मतलब देयर इज़ नो एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। डिफॉर्मिटी क्या है कि अगर बॉडी के अंदर कोई इम्पेयरमेंट हो रही है तो उसकी जो विजिबल कॉन्सिक्वेंस हमें दिखता है दैट इज़ अ डिफॉर्मिटी। तो जो डिफॉर्मिटी है ये हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द पार्ट्स। तो एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट्स करते हैं, उसके अंदर WHO ने कुछ ग्रेड दिया 0, 1, 2 करके। तो उसके बेस, किसके बेस पर हम एक ग्रेडिंग करते हैं? सेंसेशन और मसल पावर के बेस पे। सो नेक्स्ट इज़ कि जो हाईएस्ट ग्रेड होगा किसी भी पार्ट में उसको हम डिसेबिलिटी ग्रेड मानते हैं। तो क्या है कि आई, हैंड एंड फीट स्कोर, मतलब जितने भी डिसेबिलिटी ग्रेड है सबको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट इज़ कि हम ये डिसेबिलिटीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि क्योंकि ड्राइनेस होगी, डीनर्वेटेड स्किन हो सकती है पाम और सोल की, तो उसका वी नीड टू टेक केयर, हील द वोन्स, अल्सर एंड स्किन क्रैक्स इन पाम्स एंड सोल्स, prevent injuries to hands and feet by using protective gloves and footwears. Paralytic deformity may prevent joint stiffness, protect the eyes and assess the commonly damaged nerves. जो periodically जो नर्व्स कॉमनली डैमेज होती है उन्हें पीरियोडिकली असेस करना है एंड सिंपल टेस्ट कर सकते हैं इस असेसमेंट के लिए। एंड इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं डिसेबिलिटीज़ को? बाय यूज़ ऑफ प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या आती है? रिहेबिलिटेशन इज़ बेसिकली रीस्टोरेशन, मतलब रिस्टोरेशन टू नॉर्मल एक्टिविटी, फिज़िकल और मेंटल दोनों रिस्टोरेशन। जितने भी ट्रीटेड पेशेंट हैं उनमें रिस्टोर करना टू नॉर्मल एक्टिविटी सो दैट दे मे बी एबल टू रिज्यूम देयर प्लेस इन होम, सोसाइटी एंड इंडस्ट्री। रिहेबिलिटेशन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है लेप्रोसी कंट्रोल का। जैसे ही डिजीज़ डायग्नोज होता है रिहेबिलिटेशन तभी शुरू हो जानी चाहिए। चीपेस्ट एंड श्योरेस्ट रिहेबिलिटेशन क्या है? अर्ली डायग्नोसिस और एडिक्वेट ट्रीटमेंट। तो इसमें जो हम मेजर्स लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव रिहेबिलिटेशन। सो इसमें हमें क्या याद रखना कि रिहेबिलिटेशन में अपीयर सिंपल, लेकिन इसमें बहुत ही प्लान्ड और सिस्टमिक एक्शन रिक्वायर्ड होते हैं, मेडिकल, सर्जिकल, सोशल, एजुकेशनल और वोकेशनल, कॉन्सिस्टेंटली ओवर ईयर्स। और इसमें काउंसलिंग और हेल्थ एजुकेशन सस्टेन्ड होती है ताकि फंक्शनल एबिलिटी का हाईएस्ट पॉसिबल लेवल अटेन हो सके। So this was about the rehabilitation and disability in leprosy. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ लेप्रा रिएक्शन। तो लेप्रा रिएक्शन क्या आता है? सो लेप्रा रिएक्शन क्या आता है? लेप्रोसी में इन्फ्लेमेशन होती है। तो इन्फ्लेमेशन में कुछ इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड एपिसोड्स होते हैं अक्यूट और सब अक्यूट इन्फ्लेमेशन के, इसको कहते हैं लेप्रा रिएक्शंस। तो इसमें क्या आता है कि क्योंकि पेरिफेरल नर्व ट्रंक्स भी इन्वॉल्व होती हैं
तो अगर इन रिएक्शंस को ट्रीट ना किया गया तो दे कैन रिजल्ट इन परमानेंट डिफॉर्मिटीज़. सो लेप्रा रिएक्शंस आर यूजुअली डायग्नोस्ड बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन ओनली, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं स्किन लीजन पे, या फिर न्यू लीजन की अपीयरेंस होती है पैचेस एंड न्यूड्यूल्स की विद एक्यूट ऑनसेट, तो इसलिए पेशेंट कम्स टू रिपोर्ट. सो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2. टाइप 1 को कहते हैं रिवर्सल रिएक्शन, टाइप 2 को कहते हैं एरिथमा नोडोसम लेप्रोसम. तो ये दोनों टाइप ट्रीटमेंट के पहले भी हो सकती है, ड्यूरिंग भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है. माइल्ड भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है. सिर्फ सीवियर रिएक्शन को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ ट्रीट करते हैं. इन दोनों रिएक्शंस को डिस्टिंग्विश करना डिफ़िकल्ट नहीं होता. तो क्या आता है कि जो रिवर्सल रिएक्शन है, जो टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन है, उसमें जो स्किन की लीजन्स है वो खुद ही इन्फ्लेम, रेड और स्वॉलन हो जाते हैं. और जो ENL रिएक्शन है, एरिथमा नोडोसम लेप्रोसम टाइप 2 रिएक्शन, उसमें नए इन्फ्लेम रेड नोड्यूल्स अपीयर होते हैं स्किन के नीचे, स्किन किसकी, लिम्स या ट्रंक्स. जबकि जो ओरिजिनल लेप्रोसी स्किन है वो जैसे है वैसे ही रहते हैं. एंड टाइप 2 रिएक्शन में एक फीवर और मलेज की फीलिंग होती है, लेकिन टाइप 1 में ऐसा नहीं होता. सो जो टाइप 1 है, पहले हम टाइप 1 पढ़ते हैं. इट इज़ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी. ये पोस्टीवेसिलरी मल्टीवेसिलरी दोनों में होती है. एंड जो स्किन लीजन्स है वो एकदम से रेड, स्वॉलन, वार्म, पेनफुल हो जाते हैं. और जो नर्व्स होती है स्किन के पास, दे मे बी एनलार्ज, टेंडर एंड पेनफुल, लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है. एंड बाकी कोई ऑर्गन्स जनरली इफेक्ट नहीं होते हैं, जनरल सिम्टम्स भी इतने कॉमन नहीं होते. आई में दिक्कत हो सकती है. जो टाइप 2 है दैट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. ये सिर्फ मल्टीवेसिलरी केसेस में होते हैं. एंड जो नए मतलब थर्ड पॉइंट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नर्व इन्वॉल्वमेंट इतनी कॉमन सीवियर नहीं होती, बाकी ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं, फीवर एंड रेड आइज भी हो सकती है. देन what are the signs of a severe reversal reaction? There can be loss of nerve function, nerve में pain या tenderness, nerve paralysis, skin patch red और swollen, skin lesions कहीं भी जो ulcerate कर चुका है, hands, feet और face का edema. So उसके बाद आता है treatment of lepra reaction. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रा रिएक्शन में सबसे पहले क्या है, बेड रेस्ट, रेस्ट टू अफेक्टिव नर्व्स बाय स्प्लिंट एनाल्जेसिक्स, प्रेडनिसोलोन. एंड जो हर केस होता है, हर केस को हमें असेस करना चाहिए ताकि हम उसकी फ़िटनेस देख सकें कि उसे प्रेडनिसोलोन पे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए. तो जो भी प्रेडनिसोलोन टेबलेट्स हम इशू करते हैं उन्हें प्रेडनिसोलोन कार्ड में एंटर करना चाहिए. उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमें टेपरिंग करनी चाहिए. एंड सोल्ट रिस्ट्रिक्शन बतानी है, एम्प्टी स्टमक पे प्रेडनिसोलोन नहीं लेनी, और अगर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट होता है तो उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना है. टाइप 2 रिएक्शन में वी कैन ऐड क्लोफासिमीन. तो ये काफ़ी यूज़फुल होती है फॉर रिड्यूसिंग या फिर विड्रॉइंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन पेशेंट्स हु बिकम डिपेंडेंट ऑन देम. और क्लोफासिमीन की थेरेपी 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए. अगर ट्रीटमेंट के दौरान लेप्रा रिएक्शंस हो रहे हैं तो MDT को मतलब स्टॉप नहीं करना, उसका कोर्स कंप्लीट करना है. और अगर ट्रीटमेंट के बाद हो रहे हैं तो ऐसे प्रेडनिसोलोन और क्लोफासिमीन देनी है. MDT दोबारा शुरू नहीं करना, बस एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया. एंड स्टेरॉयड ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पेशेंट शुड बी आस्क्ड अबाउट एपिगैस्ट्रिक पेन, डायरिया विदाउट ब्लड या म्यूकस, या फिर इन सभी चीज़ों के लिए हमें असेस करना है. तो जब हम स्टेरॉइड्स देंगे तो इन सभी कंडीशंस की भी ट्रीटमेंट को साथ में ही शुरू कर देंगे. देन वी कम टू ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी. तो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट क्या होती है? सबसे पहले मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी. इसमें आता है राइफाम्पिसिन, डैप्सोन और क्लोफासिमीन.
rifampicin 600 milligram once monthly, and clofazimine 300 milligram once monthly, and फिर डेली 50 मिलीग्राम और डेप्सोन 100 मिलीग्राम डेली। पोसी बेसिलरी में सिर्फ राइफेम्पिसिन और डेप्सोन देते हैं, राइफेम्पिसिन भाई वंस अ मंथ और डेप्सोन 100 मिलीग्राम डेली, क्लोफाजिमीन नहीं देते। तो ये हो गई हमारी अडल्ट्स के लिए। और चिल्ड्रन के लिए ड्रग सेम है, बस डोज कम कर देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, मल्टी बेसिलरी का मतलब 12 मंथ्स एंड पोसी बेसिलरी का 6 मंथ्स। तो क्या है, डिफ़ॉल्ट अगर कोई आता है डिफ़ॉल्टर तो उसको एक न्यू कोर्स हम शुरू करेंगे कब, जब या तो स्किन लीजन्स दिख रहे हैं या फिर नए स्किन लीजन्स दिख रहे हैं। सो दिस वॉज अबाउट लेप्रोसी। सो वी हैव डन टेटनस एंड लेप्रोसी। उसके बाद हम आते हैं HIV में। तो HIV एड्स में एक ही क्वेश्चन आता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में हमें क्या याद रखना है, इसकी एलिजिबिलिटी। तो हमें किसको देनी है, अगर मतलब किसी इंडिविजुअल में HIV ट्रांसमिशन का कोई पोटेंशियल है तो विदिन 72 आवर्स देना है। देन HIV स्टेटस के बारे में जानना है, एंड मतलब ये सब कुछ करना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विल कम टू पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का रेजिमेंट। अभी तक 3 ड्रग रेजिमेंट्स रिकमेंडेड है, एंड ये गाइड मतलब इनमें हमें सिवियरिटी ऑफ एक्सपोजर को असेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो रेजिमेंट क्या है, पहला है रोल्टेग्रोवीर, देन वी हैव ट्रूवुडा। तो रोल्टेग्रोवीर क्या है, 400 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, और ट्रूवुडा इज़ 2 ड्रग्स, टिनोफोवीर प्लस एम्ट्रीगिटाबीन, ये क्या है वंस डेली। तो ये 3 ड्रग PEP रेजिमेंट है। नेक्स्ट वी हैव कि हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए कोट्रीमक्सोल भी दे सकते हैं। इसमें 2 ड्रग्स होते हैं, सल्फामिथोक्सोल और ट्राइमिथोप्रिम। ये फिजिबल है, वेल टॉलरेटेड है और इनएक्सपेंसिव है, और टू रिड्यूस HIV रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड mortality. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस। तो इसमें हमें करना है कंट्रोल ऑफ STDs। और तो जो कंट्रोल होता है STD का, उसको हम 4 हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल प्लानिंग, फिर इंटरवेंशन, देन सपोर्ट एंड देन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। इनिशियल प्लानिंग में क्या आता है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम डेफिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे in terms of prevalence, consequences and other health effects, and then we establish the priorities कि क्या मतलब कंट्रोल की क्या फिजिबिलिटी है या हेल्थ प्रॉब्लम की कंसिडरेशन क्या है। फिर हम प्रायोरिटी ग्रुप्स इस्टेब्लिश करेंगे बेस्ड ऑन एज, सेक्स, रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा। देन वी सेट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद वी कंसीडर स्ट्रेटजीज। सो दिस इज़ अबाउट इनिशियल प्लानिंग, जिसमें हम पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे, प्रायोरिटीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे और हमारी स्ट्रेटजीज़ को कंसीडर करेंगे। देन वी कम टू इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़। इसमें आता है केस डिटेक्शन। केस डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले स्क्रीनिंग के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड देन क्लस्टर टेस्टिंग। सो देन वी हैव केस होल्डिंग एंड ट्रीटमेंट, तो ट्रीट करेंगे। देन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट करेंगे। देन वी हैव पर्सनल प्रोफाइलेक्सिस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एंड वैक्सीन्स के बारे में बताएंगे। देन हेल्थ एजुकेशन। देन सपोर्ट कंपोनेंट में क्या आता है, STD क्लिनिक। STD क्लिनिक को आजकल सुरक्षा क्लिनिक भी कहते हैं, तो इसमें काउंसलिंग होती है। देन लेबोरेटरी सर्विसेज, जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे। देन PHC। तो PHC में क्या है कि हम PHC में STD कंट्रोल एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने का करंट ट्रेंड है। इसमें क्या है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आशा या मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, उनको STD हेल्थ टीम में इंक्लूड करना है। देन वी हैव इंफॉर्मेशन सिस्टम,
Information system is a prerequisite for effective program planning, coordination, monitoring and evaluation. तो ये हो गया हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम. उसके बाद है लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन में क्या है कि वी एनकरेज पेशेंट टू सीक अर्ली ट्रीटमेंट एंड टू नेम देयर सेक्सुअल कंटेंट्स, ताकि हम हाई रिस्क ग्रुप को स्क्रीन कर सकें. देन सोशल वेलफेयर मेजर, जिसमें कि सोशल थेरेपी आती है, विच कैन प्रिवेंट या कंट्रोल द कंडीशन लीडिंग टू STDs. देन मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन. तो इवेलुएशन में हम ये देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं. सो दिस इज़ व्हाट STD. उसके बाद आता है सिंड्रोमिक अप्रोच टू STD. ये क्या आता है, ट्रेडिशनली क्या होता है कि हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं जो काफ़ी बार अनअवेलेबल होते हैं या फिर एक्सपेंसिव होते हैं. तो सिंड्रोमिक मैनेजमेंट से ये इजी हो जाता है. इट इज़ रिकमेंडेड बाय WHO सिंस 1990. नाम से पता चल रहा है कि सिम्टम्स और क्लिनिकल साइंस पे बेस्ड है. इम्पोर्टेंस क्या है कि इससे एक हेल्थ केयर वर्कर बिना किसी लेबोरेटरी सपोर्ट के डायग्नोस कर सकता है रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन को और ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है. मेन फीचर क्या है कि हम मतलब बेस्ड ऑन द सिम्टम्स पैथोजेंस को क्लासीफाई करते हैं और मैनेजमेंट के लिए फ़्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं. जितने भी कोजेज़ हो सकते हैं सिंड्रोम के उस सब का ट्रीटमेंट करते हैं. सेक्स पार्टनर को नोटिफाई और उनका ट्रीटमेंट करते हैं. कोई भी एक्सपेंसिव लेबोरेटरी प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. एडवांटेज क्या है, कोई कॉस्टली टेस्ट नहीं होंगे, असेसिबल है, इमीडिएट है, इफ़ेक्टिव है और एफिशिएंट है. डिसएडवांटेज क्या है, कई पेशेंट में ओवर ट्रीटमेंट हो जाती है. तो सिंड्रोम्स हम कौन से लेते हैं, तो हमें सीधे इससे कहते हैं कलर कोडेड किट्स होती हैं. 7 किट्स है, ग्रे, ग्रीन, वाइट, ब्लू, रेड, येलो, ब्लैक. ठीक है. तो ग्रे में कौन सा सिंड्रोम के लिए हम ग्रे देते हैं, ग्रे में डिस्चार्ज आते हैं 3, यूरेथ्रल, एनोरेक्टल और सर्वाइकल डिस्चार्ज. ठीक है, यूरेथ्रल, एनोरेक्टल और सर्वाइकल डिस्चार्ज. SS और स्क्रोटल स्वेलिंग. ग्रीन में आते हैं विजाइनल डिस्चार्ज. वाइट में आते हैं नॉन हेपेटिक जेनाइटो अल्सरेटिव डिसीज़. और ब्लू में भी सेम वाइट वाले आते हैं लेकिन जो पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं. रेड में आता है हर्पीस. येलो में लोअर एब्डोमिनल पेन. ब्लैक में इंग्वाइनल ब्लूपो. तो ऐसे ही इसके रिगार्डिंग इन सब में इनकी रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट होती है. जैसे पहले डिस्चार्ज के लिए एरिथ्रोमाइसिन और सेफेक्सिम. देन वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए वी हैव फ्लुकानाजोल और सेक्निडाजोल. देन नॉन हेपेटिक GOD के लिए एजिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन. पेनिसिलिन से एलर्जी के लिए डॉक्सीसाइक्लिन. हर्पीस के लिए एसाइक्लोवीर. लोअर एब्डोमिनल पेन के लिए सेफेक्सिम, मेट्रोनिडाजोल, डॉक्सीसाइक्लिन. एंड देन इंग्वाइनल ब्यूबो के लिए एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन. सो दिस वाज अबाउट STDs. Now coming to yellow fever, which is the last topic. Yellow fever में सिर्फ वैक्सीन पूछते हैं. तो येलो फीवर की जो वैक्सीन है वो होती है लाइव अटेनुएटेड लायोफिलाइज्ड वैक्सीन. इसमें स्ट्रेन हम कौन सा यूज़ करते हैं, 70D स्ट्रेन. और ये फ्रीज ड्राइड होती है. इट इज़ ग्रोन इन चिक एम्ब्रियो. तो ये हीट से बहुत सेंसिटिव होती है. यही इसका एक मेजर ड्रॉबैक यही है. मास कैंपेन में इसे स्टोर करना पड़ता है -30 डिग्री सेल्सियस और +5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, प्रेफरेबली 0 से नीचे. एंड डाइल्यूटेंट कौन सा यूज़ करते हैं हम, फिजियोलॉजिकल सलाइन डाइल्यूटेंट. उसके बाद है किधर लगाते हैं हम, डेल्टोइड में. सिंगल डोज होता है 0.5 ml का, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज. इम्यूनिटी स्टार्ट होती है 7th डे पे एंड इट रिमेन्स लाइक 35 ईयर्स तक, या फिर वी से पॉसिबली फॉर लाइफ. तो हम किसको वैक्सीन नहीं करते, 9 मंथ से नीचे के चिल्ड्रन को, प्रेग्नेंट विमेन को, एक्सेप्ट ड्यूरिंग एन आउटब्रेक, या फिर जिनको एग प्रोटीन से सीवियर एलर्जी है, या फिर इम्यूनो डिफिशियंसी वाली डिसीज़ में. सो दिस इज़ व्हाट द वैक्सीन. वैक्सीन के बाद आता है सर्टिफिकेट. तो इंडिया और मोस्ट कंट्रीज़ को एक वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए होता है ट्रेवलर से.
कुछ कंट्रीज़ है जैसे इंडिया, जिनको अगर ट्रेवलर ट्रांजिट में है तब भी ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी पूछते हैं। सो वैलिडिटी इज़ लाइफ टाइम। वैक्सीनेशन से 10 महीने बाद शुरू होता है वैलिडिटी, एंड इट लास्ट टिल लाइफ टाइम। सो फॉर पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल जो वैक्सीनेशन है वो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सेंटर में देना चाहिए, और सर्टिफिकेट वैलिडेट होना चाहिए विद ऑफिशियल स्टैम्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So this is about yellow fever. So we have covered all the communicable diseases which we saw in the beginning of the video.